अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद है। उमैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप भी खैर आफियत से होंगे और आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया आयशा। मौसम ज़बरदस्त नहीं हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं और कुछ लोग इस मौसम में कहते हैं कि नहीं, एंजॉय तो डेफिनेटली आप करते ही हैं, लेकिन ठंड जब ज़्यादा हो जाती है ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां बस इससे ज़्यादा नहीं। बहरहाल आज जो है 15 जनवरी है, 15 दिन गुजर चुके हैं पहले महीने के 2021 के, तो पता ही नहीं चला, कह सकते हैं ना, पता ही नहीं चला। लेकिन आज के दिन जो है विकीपीडिया, आपको पता होगा विकीपीडिया की आज 20वीं सालगिरह है और मैं इसको आराम से कह सकते हैं कि इनकलाब बर्पा कर दिया। रिसर्च के लिए किसी भी टॉपिक के बारे में आपने जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, फ़ौरन से आप कहते हैं चले गूगल कर लेते हैं, और गूगल पे आप जाते हैं और कोई भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो विकीपीडिया सामने आ जाता है, जो कि कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया है। और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में मौजूद है वो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है, और इंटरनेट में विकीपीडिया की सूरत में डेफिनेटली हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। विकीपीडिया ने बहुत आसान बना दिया, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा आसान बना दिया, रिसर्च प्रोग्राम्स बड़े आसान बना दिए। वरना जब ये नहीं था तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त रिसर्च किस तरह से आयशा जब यहाँ पर न्यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है। हम फ़ौरन से कोई चीज़ आ जाए सामने तो हम जाके सर्च करते हैं और सबसे पहले विकीपीडिया खोल कर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या कुछ इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन, और 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं विकीपीडिया को, एंड थैंक यू सो मच। विकीपीडिया जो है उसको सेलिब्रेट डेफिनेटली करना चाहिए। इसके अलावा बिफोर वी गो टू आवर टॉपिक्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना की सिचुएशन जो है वो ये है कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी खत्ते हैं वहाँ पर कोरोना फैल चुका है। 9 करोड़ 32 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं, जबकि सिर्फ 5,000 का हिस्सा जो है वो बाकी है 2 मिलियन तक पहुँचने के लिए अमवात। ये तादाद शुमार जो है वो बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं और हमारी जो केयरलेसनेस है वो बड़ी स्पीड से वो भी ऊपर जा रही है, उसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। बहरहाल आज के टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं आयशा, और सबसे पहले बात करेंगे एक और चीज़ है जिसमें इजाफा हो रहा है, वो है लाहौर की गंदगी और लाहौर का जो कूड़ा है उसके हवाले से दावे क्या किए गए, असल सूरत हाल क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की डेडलाइन है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और LPG सिलेंडर्स हम सब ने देखे भी हैं, सुने भी हैं, इस्तेमाल भी कई घरों में होते हैं। अब प्लास्टिक के सिलेंडर आ गए तो वो क्या बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत सेफ होंगे, और जिस तरह से दूसरे सिलेंडर्स से ख़तरा होता है, और अक्सर हम खबरें भी सुनते हैं कि सिलेंडर धमाका हो गया, तो उसका क्या ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। स्टील मिल की सनत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान किया जिससे काफ़ी लोग खुश भी हुए, लेकिन स्टील मिल का शोबा जो है वहाँ पर जो काम करते हैं लोग वो इससे खुश नहीं हैं। ये क्या गैर मियारी जो स्टील बनाया जा रहा है, जो सरिया बनाया जा रहा है, उसके हवाले से भी हमने बात करेंगे। जब आप घर बना रहे हैं तो आपने कैसे देखना है ये भी हम बताएंगे आपको कि गैर मियारी सरिये से आपने कैसे बचना है, क्योंकि जो बिल्डिंग इमारत जो खड़ी होती है वो इसी की बेस पे खड़ी होती है। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आपको इसमें क्वालिटी जो है वो सही मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 50% इसमें गैर मियारी सरिया आ रहा है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो आखिरी हमारा टॉपिक होगा, इंसदाद पोलियो मुहिम जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हुई है पाकिस्तान में, उसकी क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पहला टॉपिक, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्क कंपनियों के दरमियान लड़ाई हुई, और उसके बाद हमने देखा कि हमारा प्यारा शहर, बागों का शहर लाहौर कचरा कचरा हो गया। हर तरफ हमें गंदगी के ढेर और ताफून नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौरियों का जीना अजाब हो गया, और हालात भी अब काबू से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बुज़दार हुकूमत शदीद तनकीद की ज़द में है, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर सफाई का इंतज़ाम किया गया, और मियां असलम इकबाल सूबाई वज़ीर जो हैं उन्हें टास्क दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि वो 2 दिन के अंदर लाहौर का कचरा उठाएं। जिसके बाद मियां असलम इकबाल हमारे शो में ही थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा था कि वो 15 जनवरी तक लाहौर का कचरा ठिकाने लगा देंगे। बिल्कुल। अब पंजाब हुकूमत और सूबाई हुकूमत की हम बात करते हैं कि वो कितनी संजीदा है, और इस हवाले से जानते हैं सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ही एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हम एक मरतबा फिर से ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले भी सर आपसे बातचीत हो चुकी है, डिटेल से आप बता चुके थे, आपने कहा था कि जो टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर में सफाई की जो भरपूर मुहिम के बावजूद कुछ इलाकों में कचरा अभी तक मौजूद है, जो कि हम सब विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आज ज़ीरो वेस्ट का जो चैलेंज था वो मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिसके अंदर जो लाहौर का गार्बेज था वो तकरीबन 25,000 टन से ज़्यादा जमा हो चुका था लाहौर की सड़कों के ऊपर। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो एग्रीमेंट जो हुआ था उन कंपनियों के साथ, जो RFP था, उस RFP के अंदर जो इंग्लिश थी उसको चेंज करके मुआहदे के अंदर डाल दिया गया किसी और शक्ल में।
फिर सारी मशीनरी वो ख़राब दे गए। 35% मशीनरी ऑपरेशनल है, 65% मशीनरी आउट ऑफ ऑर्डर है। अब हमने प्राइवेट सेक्टर से कुछ मशीन लेके काम कर रहे हैं। मीनवाइल वर्कशॉप के अंदर मशीनें भी हो रही हैं। आज रात तक इंशाल्लाह 7 बजे तक आपको ज़ीरो वेस्ट करके देंगे, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कूड़ा करकट होता है जो 5000 टन के करीब है, वो उठाने का भी हमने प्लान किया, और वो साथ साथ वो भी हो रहा है। और फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे सैटरडे संडे मंडे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अच्छा असम इकबाल साहब, हमने देखा है कि कचरा उठाने के लिए एक मरतबा फिर से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं उनसे काम लिया जा रहा है, तो ये आर्जी निज़ाम पंजाब हुकूमत का कब तक चलता रहेगा? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि 35% जो पुरानी मशीनरी है वो ऑपरेशनल है, और 65% आउट ऑफ ऑर्डर है। अब फौरी तौर पर कॉन्टीजेंसी बेस के ऊपर, एड हॉक के ऊपर हमने फौरी तौर पर जो है इन ट्रॉलियों को या दूसरी चीज़ों को हायर करके तो शहर से कूड़ा करकट उठा के तो डंपिंग साइड के ऊपर लेकर जा रहे हैं, लैंडफिल साइड के ऊपर। ये जैसे जैसे मामला, क्योंकि इसके पार्ट सारे जो हैं वो बाहर से आने हैं, क्योंकि मशीनरी कुछ बाहर की है, तो वो मुतलका जो LWMC है MD उन्होंने ऑर्डर कर दिया हुआ है। जैसे ही पार्ट्स आएंगे मशीन ऑपरेशनल हो जाएगी और फिर उनकी जगह पर ये रिप्लेस हो जाएंगी। अच्छा अमीर साहब, ये भी बताएगा कि पंजाब हुकूमत कचरा उठाने के काम को पहले की तरह आउटसोर्स ही करेगी या LWMC की जो कैपेसिटी है उससे बढ़ाया जाएगा? अभी तो इसको LWMC खुद कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसको हाइब्रिड करना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ गवर्नमेंट, दोनों मिलकर इसको करेंगे। वो अभी क्योंकि डिपार्टमेंट की रीवैम्पिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जैसे ही मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो प्लान आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप रेस्ट श्योर कि जो पहले 14 अरब 16 अरब रुपए में सफाई होती थी, उसको इंशाल्लाह ताला हम आधे पैसों में करके देंगे, ताकि वही पैसे गरीब लोगों की एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इस शहर के ऊपर खर्च। बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। 7 बजे तक का वक्त दिया है आज उन्होंने, तो आज शाम 7 बजे के बाद क्या सूरत हाल होगी वो तो उसी वक्त पता चलेगा, और कोशिश हम यही करेंगे कि उनसे जानें कि क्या लाहौर की सफाई हो गई है आज शाम 7 बजे तक या नहीं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना कचरा उठाया जा चुका है जो क्लेम कर रहे हैं मियां असलम इकबाल साहब। हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फयाज, आप बताइएगा, आप फील्ड में मौजूद हैं और आप तकरीबन हर रोज़ हमें बता रहे होते हैं कि लाहौर में कहाँ कहाँ कचरा मौजूद है और कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा। कहीं पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90% काम जो है वो आज शाम 7 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। आपको लगता है, नज़र आ रहा है कि हो जाएगा मुकम्मल काम? आशा, बात करने, दावे करने और बातें करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। बड़े बड़े दावे भी किए जा सकते हैं, बातें भी की जा सकती हैं। अगर अमली तौर पर इक़दामात को देखा जाए तो कूड़े के ढेर शहर में वैसे ही बदस्तूर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट लखपत फाटक पर, और मेरे पीछे कूड़े का एक लंबा, कम से कम 100 मीटर लंबा ढेर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये ढेर शहर के बेशतर मकामात पर, ख़ास तौर पर शमाली लाहौर की जानिब अगर हम जाएं तो वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। केनाल रोड पर कूड़े के ढेर हैं, पीको रोड, कोट लखपत, ग्रीन टाउन टाउनशिप, हंजरवाल, ठोकर नियाज बेग, रायविंड रोड, सब्जाजार, गर्जा के शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर कूड़े के ढेर नहीं हैं। हाँ, चंद एक पोश इलाके हैं जहां पर सफाई जो है वो बर वक्त की जाती है ताकि अफसरान को और सूबाई क़यादत को जो है वो मुतमिन किया जा सके। अभी भी सूरत हाल ये है कि शहर में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी। अब जो है सूबाई वजीर ने इसको शाम 7 बजे तक जो है तो फियाज शाम 7 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। तो जैसे आप बता रहे हैं 7 बजे तक तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि अभी भी GNN बात कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद थे मियां असलम इकबाल, वो कह रहे थे कि 7 बजे बिल्कुल साफ शफाफ मिलेगा सारा लाहौर। उमैर, बात अभी तकरीबन 10:15 साढ़े 10 होने का, और शहर में कूड़े के ढेर जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं। अगर इन कूड़े के ढेर को अला सुबह उठा भी लिया जाए तो उसके बाद दोबारा कूड़ा फेंकने का अमल जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है। अगर शहर से रोजाना 5 टन कूड़ा उठाया जाता है तो 5 टन से ज्यादा कूड़ा जो है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अगर उसी 5 टन में मजीद 5 टन का इजाफा कर दिया जाए तो 10 टन कूड़ा जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जिनको उठाने के लिए अमली तौर पर तो कोई इक़दाम नहीं है। हाँ, ज़बानी दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, उन पे करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। कहा सुना तो झूठ हो सकता है, मगर कैमरे की आंख तो झूठ नहीं बोल रही। शहर में लगे ये कूड़े के ढेर सूबाई हुकूमत के दावों का पोल खोल देने के लिए काफी है। जी
बहुत शुक्रिया। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, उस पर सच झूठ कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कैमरे की आंख देख रही है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और कैमरे की आंख ये बता रही है कि लाहौर में बड़ी इलाके ऐसे हैं, बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब भी कचरे के ढेर मौजूद हैं और मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि शाम 7 बजे तक वहाँ से इलाकों की सफाई की गई जिनका वो बता रहे थे। और गालिबन ये वो इलाके हो सकते हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज लाहौर का दौरा करने हैं और जिन जिन शाहराहों से वो गुजरेंगे, जो रूट्स बनाए गए हैं उनके आज के जहाँ जहाँ से उन्होंने गुजरना है और जहाँ जहाँ पर उनकी मीटिंग्स होंगी, तो वो तमाम रास्ते, वो तमाम इलाके जो हैं वो अब साफ़ कर दिए गए होंगे। और ये भी हम कह सकते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो वो इलाके भी इन्हीं इलाकों की सूरत हाल जो है वो पेश कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्योंकि प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा, कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं बनाया जा रहा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ दावे और बातें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब और बात करते हैं स्क्वॉश चैंपियन सना बहादुर की। पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं सना, और सना सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन स्क्वॉश का टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है ना आयशा, वो जब सामने आ जाता है ना तो वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा आगे जाता है ना, कि अगर अल्लाह ताला आपसे कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले में बहुत बेहतर क्वालिटी आपको जो है अता कर देता है। सना बहादुर की अगर हम बात करें तो कौमी सतह पर अंडर 15 की वो चैम्पियन है। उन्होंने कौमी सतह पर 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि अंडर 23 गेम्स में 2, बैनुसूबाई गेम्स और कायदे आज़म गेम्स में भी सोने के तमगे वो जीत चुकी हैं। उमर बिल्कुल, और उनका ख्वाब है कि ये पाकिस्तान की आलमी सतह पर भी नुमाइंदगी करें और मुल्क का नाम रोशन करें। तो सना ही आज हमारी मेहमान हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सना और उनके फादर उनके साथ मौजूद होंगे। तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें। सना हमारे साथ मौजूद हैं, उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अगर हमें बता सकें सना से पूछ के, और बताएगा कि सना ने स्क्वॉश शुरू कहाँ से की, कैसे की, स्क्वॉश का शौक़ इसे कैसे आया और किन किन मुश्किलात का इसको सामना करना पड़ा। जी बेहतर, अस्सलाम वालेकुम। जी पहले तो मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम शेर बहादुर है, ये मेरी बेटी है सना बहादुर। चूँकि हमने 2016 में स्क्वॉश ज्वाइन किया था, हमने स्क्वॉश का विज़िट किया, कमर ज़बान साहब से मुलाकात हो गई और यहाँ पर वो बच्चे खेल रहे थे, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 2016 से। सही। शेर बहादुर साहब, ये बताइएगा कि सना ने जब आगाज़ किया खेलने का तो किन किन प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ा, क्योंकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसमें आपको फोकस रहना, और समटाइम्स होता है कि कुछ खिलाड़ी आपसे बात भी कर रहे होते हैं, तो क्योंकि सना इस वक्त जो है इस तरह की नहीं है कि वो सुन नहीं सकती है, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था? स्टार्ट में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। जब हमने कोच से बात की तो कोच ने कहा कि या मैं इसको समझाऊंगा कैसे, किस तरह। फिर मैंने कहा कि इस तरह है कि हमें भी ये, चूँकि मेरी बड़ी बेटी है, तो मैंने कहा हमें तो अभी साइन लैंग्वेज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, मैं साथ दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स थी उस वक़्त, लेकिन हमने उसको जो है ना अचीव की कोशिश की, और उसको हमने इनके कोच थे उस वक़्त रियाज हुसैन साहब, उसके मदद से वो ट्रेनिंग करा रहे थे, साथ में दे रहा था कि यार इनको ये समझो। बस सना में ये एक क्वालिटी है कि लिपसिंग से बात को पिक कर लेती है, तो ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को ये समझ गई। तो शेर बहादुर साहब, अभी आप सना से पूछ सकते हैं, अभी आप सना से पूछ सकते हैं, आप अपनी साइन लैंग्वेज में, या वो जिस तरह वो लिपसिंग पढ़ती हैं, कि वो अपने इस जर्नी के हवाले से थोड़ा सा अपने साइन लैंग्वेज में बता सकें। ठीक है, मैं पूछ देता हूँ, ये बताएगी। अच्छा सना, सॉरी, नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके। हम देख रहे हैं कि शायद उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गला ख़राब है उसका, कोई बात नहीं। शेर बहादुर साहब, हम आपसे ही बात करते हैं। ये बताइएगा कि जिस वक्त सना ने आगाज़ किया टेनिस का, तो क्या इससे पहले भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी सना, और उसको शौक़ था इस चीज़ का, और क्या इसके अलावा भी कोई स्पोर्ट्स है जो कि सना खेलती है?
नहीं, इससे पहले तो कोई वो नहीं था। बेसिकली हमें प्रॉब्लम थी स्कूल्स की, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूल है, स्पेशल एजुकेशन तो थोड़ी सी आपको पता है वो बदकिस्मती से वीक है। तो हमने एक स्कूल का विज़िट किया। उस वक्त मेरा एक दोस्त है अरूफ खान, पाकिस्तान हॉकी कोच भी रह चुके हैं और प्लेयर भी रह चुके हैं नेशनल। तो उसने हमें एक स्कूल लेके गया, वहाँ पर हमने उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल की एडमिशन करवाया। फिर वहाँ से उसने कहा कि चलो मैं आपको जो है ना स्क्वाश ले चलता हूँ, कमर ज़मान साहब से मुलाकात करते हैं। तो हम लोग, मेरे पास ये मेरी बेटी भी थी और पीछे मेरे बेटा खेल रहे सैफुल्लाह बहादुर, वो भी साथ था। तो हम लोग वहाँ विज़िट की, कमर ज़मान साहब से मुलाकात करके तो उन्होंने फिर वहाँ बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं भी खेलना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा शौक़ से। तो कमर साहब ने फिर कहा कि ये जो बच्ची है ये इनको ले आओ और ये खेलती रही, क्योंकि इसमें काफ़ी टैलेंट है और ये बच्चे, मेरा ख्वाहिश है कि इसको मैं वो कर दूँ, सपोर्ट करूँ और ये आगे निकले। तो शेर बहादुर साहब, जब अपने साथ के अपने लेवल के जब खिलाड़ियों के साथ खेलती हैं सना बहादुर, तो क्या फ़र्क है, कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल तक पहुंचने में और उन्हें शिकस्त भी देने में? वहाँ पर इसने जीता भी है, उन्हें हराया भी है, तो इस हवाले से भी बताइएगा थोड़ा। प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि उन बच्चों को आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो पैरों की आर्ट होती है कि प्लेयर किस तरह मूव करते हैं, किस तरह करते हैं, वो थोड़ी सी होती है। बाकी इतना कुछ ख़ास नहीं होती। ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत करती है और उस मेहनत के नतीजे में इसको कोई ऐसा मुश्किल नहीं होते। अलबत्ता ये है कि गेम में कभी हारती है, कभी जीतती है। हार जीत तो गेम का हिस्सा होती है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता इनको। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि उस प्रॉब्लम के बावजूद जो सना फेस करती है, उसने इतने लोगों को हराया है, अपने साथ जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको हराया है। आखिरी सवाल शेर बहादुर साहब, ये बताइएगा आगे का क्या प्लान है? आगे कौन सी जो है खेलों में जाना चाहती है और कौन से टूर्नामेंट्स में जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती है सना? ख्वाहिश तो मेरी भी है और सना की भी है कि हम यहाँ पर अच्छी तरह ट्रेनिंग करके बैनुल-अक़वामी सतह पर मैचेस के लिए और जो हमारी स्क्वाश के खोया हुआ मकाम है उसमें हम भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके उसको वापस दिलाने में कोशिश करें, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसको लेके भी आएंगे इंशाल्लाह। हमारी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। शेर बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना बहादुर हमारे साथ मौजूद। बहुत ही कमाल की बात है कि इस तरह से स्पेशली एबल्ड लोग जब अपने पूरे पोटेंशियल पर जाकर खेलते हैं, नाम रोशन करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि चाहे दुनिया उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन बताते हैं कि वी एग्जिस्ट और हमारी इंडिविजुअलिटी जो है उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। कोई शक नहीं। और एक और अच्छी जो बात ऐसा मुझे लग रही है कि उनके जो फादर हैं, ऐसे पेरेंट्स हम देख रहे हैं अपने शो में भी हम बुला रहे हैं कि जो कि जब बच्चा अपने को इंटरेस्ट शो करता है तो उस बच्चे को बजाय इसके कि डिस्करेज किया जाए, उसको कहा जाए कि आप कुछ और कर लें, ये आपसे नहीं हो पाएगा, उसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये पेरेंट्स भी एक मिसाल हैं डेफिनेटली ऐसे तमाम लोगों के लिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आम खबरें शामिल करते हैं। सिंध हाईकोर्ट में पाकिस्तान का हसास डाटा डार्क वेब पर फ़रोख्त करने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई है और समाअत के दौरान सिंध हाईकोर्ट में व्हाट्सएप डाटा की भी गूंज रही। डाटा प्रोटेक्शन से मुतालिक कानून साजी न करने पर अदालत ने वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हसास डेटा जो है वो डार्क वेब पर फ़रोख्त किया जाता है और इससे मुतालिक समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान ये जो नया मामला है व्हाट्सएप का कि क्या व्हाट्सएप आपकी लोकेशन, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इस्तेमाल कर सकता है या दूसरी कंपनीज़ को फ़रोख्त कर सकता है या फेसबुक उसको इस्तेमाल कर सकता है, इस पर भी बातचीत की गई है। जबकि डेटा प्रोटेक्शन से मुतालिक क्योंकि कानून साजी मुल्क में मौजूद नहीं है और इसकी अदम मौजूदगी पर अदालत ने वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। आज सिंध हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है और व्हाट्सएप के मामले पर भी बातचीत की गई है। तो अब ये कहा गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन से मुतालिक कानून साजी मौजूद नहीं है तो वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर कानून साजी करनी चाहिए ताकि पाकिस्तानियों की प्राइवेसी और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो गलत हाथों में ना जाए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो भी मौसम के साथ लेंगे। आयशा, जैसे कि आप हमेशा जिक्र करती हैं कि सर्दी बहुत हो गई है, तो सर्दी में गैस की बंदिश ने आवाम को मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल बड़े शहरों के साथ साथ देहातों और कस्बों में भी
आम हो चुका है और इंतज़ामी नाहलियों के बायस गैस सिलेंडर्स का मयार चेक करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं और यही वजह है कि आए रोज़ गैस सिलेंडर फटने से जानी और माली नुकसान की खबरें सामने आती। बिल्कुल गैर महफूज सिलेंडर्स हम कह सकते हैं कि चलते फिरते बम बन चुके हैं, लेकिन अब गैर महफूज सिलेंडर जो हैं वो माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि ओगरा की इजाज़त के बाद फाइबर और प्लास्टिक के सिलेंडर्स भी मार्केट में आ चुके हैं और इन सिलेंडर्स का वज़न भी कम है और ये धमाका प्रूफ भी हैं। इस पर पैकेज बनाया, रिपोर्ट तैयार किया है राशिद खान ने, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। सर्दियों में गैस के प्रेशर में कमी की वजह से जिंदा बम कहलाने वाले एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ जाता है और साथ ही लोहे से बने गैर महफूज टैंकियों के धमाकों और नुकसानात के वाकयात में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वजन में हल्के, इस्तेमाल में आसान और धमाकों से महफूज प्लास्टिक और फाइबर के सिलेंडर मार्केट में आ चुके हैं। ओगरा की इजाजत से PSO ने ये सिलेंडर कराची में मुतारिफ कराए हैं। इसमें ना कोई ब्लास्ट का कोई है, इसकी वारंटी मिलती है, ये ब्लास्ट नहीं करता, धमाका नहीं करता, ये हीट नहीं होता, हीट प्रूफ है। इसको आप आराम से कहीं पर भी चूल्हे के नीचे भी आप रख सकते हैं। सिलेंडर खरीदने वालों की नज़र में इसका कम वजन होना सबसे बड़ी खूबी है। फाइबर के अंदर ये एडवांटेज है कि वो ब्रेक अगर वो ब्लास्ट होता है तो जो है उससे जो है कोई धमाके से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैस जो है लीक हो जाएगी उसमें से और कोई चीज़ डैमेज नहीं होगी। ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि लोहे का जब भी था ना तो उसमें मेरे को घर में धमाके में भी खतरा होता था, यानी गैस ज़्यादा होती थी, लीक हो जाती थी, कुछ पता नहीं चलता था। जाजुब नजर इन सिलेंडर पर बारिश, हवा, पानी और धूप बेअसर है। नीम शफाफ होने की वजह से टंकी में गैस का लेवल सारिफ खुद चेक कर सकता है। प्लास्टिक होने की वजह से इन पर जंग लगता है, न ये किचन के फर्श पर दाग छोड़ते हैं। कैमरामैन तौसीफ हलीम के साथ राशिद खान, GNN, कराची। राशिद खान की रिपोर्ट आप लोगों ने मुलाहिजा की है। इनकी खुसूसियात पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। कराची में मौजूद इस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इमरान फारूकी साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएगा कि प्लास्टिक का सिलेंडर, ये सुनते ही इस पर यकीन नहीं आता कि किस तरीके से क्या ये वाकई उसका मुतबादिल हो सकता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये LPG का जो है लोहे के सिलेंडर से बहुत ज़्यादा महफूज है। दुनिया भर में इस्तेमाल होता है फाइबर गिलास सिलेंडर, जिसको हम कंपोजिट सिलेंडर कहते हैं, लोग इसको फाइबर सिलेंडर कहते हैं। तो जो फाइबर सिलेंडर है वो बहुत कामयाब प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और कई अरसे से यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा था। अब ओगरा की इजाज़त से यहाँ मार्केट में पेश किया गया है और ये 2 महीने पहले इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें और जिस कीमत पे गैर मायरी सिलेंडर मिल रहे हैं उसी कीमत पे हम फाइबर के वो सिलेंडर आपको दे रहे हैं जो आला मयार के हैं और बहुत ही महफूज सिलेंडर हैं, लो वेट के हैं और रिस्क फैक्टर इसमें 0% है, यानी कि ब्लास्ट नहीं होता। जो सबसे बड़ा ख़तरा LPG का जहन में आते ही आपको एक ब्लास्ट की कैफियत नज़र आती है कि कहीं ऐसा ना हो यार फट ना जाए। ये फटने वाली चीज़ नहीं है, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता ये। सही। इमरान साहब कितना रिलायबल है ये, क्योंकि प्लास्टिक या फाइबर के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक है तो टूट भी सकता है, कोई क्रैक पड़ गया या फिर कहीं से जल गया जहाँ से लीकेज हो गई, उससे कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे नुकसान उठाना पड़े या फिर आग लग सकती है। तो ये कितना रिलायबल है यूज़ के लिए? ये 100% महफूज है इस्तेमाल के लिए। इसके अंदर जो है ना फाइबर का टैंक है, प्योर फाइबर का, ठीक है। इसको हमने प्लास्टिक कवर से इसको कवर किया हुआ है। किसी भी हादसे की सूरत में ज़्यादा ये प्लास्टिक बॉडी जो है ना ये डैमेज होती है, लेकिन टैंक जो है ना महफूज रहता है, इसको कुछ नहीं होता। धमाके से 100% महफूज है ये। ठीक है 100%। मैं बताइएगा कि आखिरी सवाल मेरा है कि इस वक्त जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं सिलेंडर्स पाकिस्तान में, इन सिलेंडर्स को कितना वक्त लग सकता है उनको रिप्लेस करने में पूरे पाकिस्तान में? देखिए हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो सस्ते के पीछे जाते हैं, यानी कि उनको सस्ती चीज़ मुहैया हो ना। अब मयारी सिलेंडर मार्केट में मौजूद ही नहीं थे तो उसी कीमत पे वो गैर मयारी सिलेंडर खरीद रहे थे। अब हमने ये मयारी सिलेंडर मार्केट में पेश किए और बहुत इंतहाई मुनासिब कीमत में ना, अगर वो चाहें तो वो अपने पुराने सिलेंडर देके ये हमसे नया सिलेंडर जो है ये ले सकते हैं। ठीक है, इमरान फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और उन्होंने कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आ रहा है और एक और जो पब्लिकली ईज़ पैदा करना वो ये है कि आप अपना वाला सिलेंडर देके आप ये भी ले सकते हैं। इसकी कीमत भी नहीं ज़्यादा रखी गई जिसकी वजह से इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये सेफ़ है, रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0% चांसेस हैं कि कोई धमाका हो जाए। तो ये कम्प्लीटली रिलायबल है यूज़ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इंसदादे पोलियो मुहिम की।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस का अब तक खात्मा नहीं हो सका, जो कि काबिल अफसोस बात है। आगही का फुकदान कह लें या फिर कुछ और कह लें, वालिदैन की जानिब से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से अब भी इनकार किया जाता है पाकिस्तान में। इस मूजी वायरस के ख़िलाफ़ जंग पर असरअंदाज जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम आने वाली नस्लों को महफूज बनाने की लड़ाई में वो नताइज हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितनी मेहनत हमारे पोलियो वर्कर्स। बिल्कुल आयशा, एक जानिब जो है वो मनफी खबरें आती हैं कि लोग मना कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो अज़्म बढ़ाता है, हौसला देता है, वो ये फुटेज हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि ऐसे पोलियो वर्कर्स हैं। ये खातून हैं जो कि आज़ाद कश्मीर का इलाका है गालिबन, और वहाँ पर बर्फ़ के अंदर से गुजरती जा रही हैं और किस तरीके से, किस मुश्किल से ये पहुंच रही हैं। कई फुट वो अंदर धंसी हुई हैं बर्फ़ के, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं और उनका काम ये है कि उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाने हैं बच्चों को, ताकि पोलियो से महफूज रखा जा सके और पोलियो जैसी बीमारी जो है उसको पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। ये इनका अज़्म है। और क्या मोटिवेशन उमैर इनके, हम कह सकते हैं कि क्या मोटिवेशन का लेवल हो सकता है कि वो इतनी बर्फ़ में, जब लोग अपने घरों से निकलना जो है वो नहीं चाहते, यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती लाहौर में, लेकिन हमारा भी दिल करता है कि बस अपने कमरों में हीटर के सामने बैठे रहें, लेकिन ये उस ठंडे मौसम में उस बर्फ में निकलती हैं और अपना काम करती हैं। ठंडे मौसम से ऊपर की बात है आयशा। अब देखिए क्या मतलब किस तरीके से बर्फ के अंदर से गुजर के जाना हम सोच नहीं सकते। और लास्ट ईयर आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी एक जो वीडियो थी वो वायरल हुई थी और पोलियो वर्कर्स को उन्होंने आज़म हाउस बुलाया था, वज़ीर-ए-आज़म उनसे मुलाकात की थी और उन्हें सलाम पेश किया था। और बिल्कुल ये सब लोग डिज़र्व करते हैं, यही अप्रिसिएशन, यही प्यार डिज़र्व करते हैं। इसके बदले में इन्हें कोई एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा अलाउंस तो शायद ना मिले, लेकिन ये हमारा प्यार ही है जो कि इनका पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है कि इनका अज़्म जो है वो बेशक काबिल दीद है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ऐसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खुदा जब आपसे एक नेमत लेता है तो उसके बदले आपको 100 नेमतों से नवाजता है। ऐसी ही एक और मिसाल हमारे साथ मौजूद है। एक टांग पर 100 बैठ के, दूसरी टांग पर 50 बैठ के और दोनों टांगों पर 3000 बैठ के। ये अगर हम सुने तो यकीन नहीं आता। मसल्स इतने जानदार के बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं वो आप पे रश करें। बिल्कुल उमैर, आप इतनी उठक बैठ के लगा सकते हैं? मेरे ख्याल से 5 से 6 बहुत है। 5 से 6 उमैर कुछ सीखें, रिजवान से कुछ सीखें। रिजवान और पीटी जो हैं वो ये सारे काम करते हैं, इतने इतने उनके मसल्स हैं। उसके साथ साथ वो एक टांग पे 100 बैठ के, एक टांग पे 50 बैठ के, उसके साथ साथ दोनों टांगों पर 3000 बैठ के लगा सकते हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। कद तो उनका 3 फुट है, लेकिन उनका हौसला जो है वो हिमालय से भी बुलंद है। रिजवान कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि ये शौक़ आपको किस तरह से हुआ, आपका ख्वाब क्या है और आपके नज़दीक इस ख्वाब की तामीर के लिए किन वसाइल की ज़रूरत है आपको? मेरा ये ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान वास्ते खेला, पाकिस्तान का नाम रोशन करा, कि हुकूमत नूं चाहिए मेरी मदद करना। मैं गरीब बंदा वां ते इस तरह के खेल करवाउण जिन्हां दे विच मैं हिस्सा लै सकां और अपना ते अपने उस्ताद दा ते पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकां। ते इन्ने मेरे वसैल ने, हुकूमत नूं चाहिए मेरी मदद करे। अच्छा रिजवान, अपनी डाइट के हवाले से बताएगा कि आपकी डाइट क्या है और कितने घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं डेली? उठदा वां, पहले मैं नमाज पढ़दा वां, नमाज पढ़ के फिर बच्चों अरबी का पढ़ाउना वां, पढ़ा के ते फिर मैं जाना रनिंग दे उत्ते, रनिंग करके एक्सरसाइज करके फिर मैं आना जिहड़ा मेरा नाश्ता वा ते उहदे नाल मैं दुध मक्खन घे इहदे नाल मेरे 3 परौठे हुंदे आ, ये मैं खाना वा। दोपहर दी हुंदी मेरी रेस्ट करके तो फिर शाम नूं जिहड़ी मैं तैयारी करके आउना वा, चंगी तैयारी करदा, वर्जिश वाहवा करदा वा, करके आके फिर मैं सब्जी गोश्त बड़े शौक नाल खाना वा। ते इहदे नाल मैं खा के ते जिहड़ी मैं गां जित्ती होई आ उहदा मैं दुध भी पीना वा, पै के फिर मैं लम्बे पहना वा, उठ के वाक करके फिर मैं आगे पै। रिजवान, और कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अपनी हाइट की वजह से, और आपकी तरह के जो लोग हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, खुसूसी अफराद जो हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? शुक्र है जी, मैं जिहड़ा मेरा छोटा कद वा मैं इसकी कमी महसूस नहीं करता। अल्लाह सोहना ने बहुत इज्जत बनाई आ। मैं ये भी कहना चाहुंदा कि जिहड़े होर भी छोटे कद वाले आ वो अपनी कमी महसूस ना करन, अपना कोई ना कोई टैलेंट देखना, उत्ते मेहनत करना, अल्लाह ताला उन्होंने भी कामयाब करूगा। जिदा अल्लाह ताला ने मैनू कामयाब किया, अल्लाह ताला उन्होंने भी कामयाब। बहुत शुक्रिया। रिजवान और पीटी हमारे साथ मौजूद थे और मैं कितनी इंस्पायरिंग है उनकी बातें भी, और जो उनकी एक्सरसाइज है, मैं वीडियो देख रही थी, कितने फुर्तीले हैं वो, कितनी तेजी से भागते हैं, कितने आराम से वो एक टांग पे जो से हैं वो उठक बैठक लगा रहे हैं। वो बहरहाल
और उन्होंने जो एंड पे पैगाम दिया, मैसेज दिया अपने जैसे जो दूसरे हैं जिनका और ऐसे अफराद हैं जिनका कद थोड़ा छोटा रह गया कि आप लोग की हिम्मत और हौसला ना हारें और अपने अंदर की जो खूबी है उसे जाने। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम टॉपिक है उस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और अहम टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। तामीरात के शोबे को फ़रोग़ देना मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि तामीरात का शोबा चलेगा तो मईशत का पहिया भी ट्रैक पर आ जाएगा। हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी शुरू आयशा कर रखी है और तामीराती शोबे के लिए पहले मिनिस्ट्री स्कीम का ऐलान किया गया, फिर इसमें तोसी भी की जा चुकी, मगर इन पैकेजेस के बावजूद एक शोबा अभी भी हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नहीं है। बिल्कुल, ये शोबा है स्टील की सनत का। एक महतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 से 50% तक स्टील जो है वो गैर मयारी होता है। सरिया जो किसी भी इमारत के ढांचे का अहम जुज़ होता है, अगर वही गैर मयारी हो तो फिर इमारत कैसे मजबूत होगी, सवाल खड़ा हो जाता है। स्टील के गैर मयारी होने का हुकूमत की पॉलिसियों से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ सनतकार अब्बास अकबर अली ने। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि स्टील की सनत से वाबस्ता अफराद जो हैं उनको हुकूमत से क्या शिकायत हैं और गैर मयारी स्टील का रास्ता रोकने के लिए क्या हुकूमत आपकी तजावीज़ पर अमल नहीं कर रही है? देखिए, हमने क्या नाम है जो है काफ़ी तजवीज़ें देते रहते हैं, गुफ्तगू होती रहती है, मगर कुछ इक़दामात की कमज़ोरियाँ हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और पॉलिटिकल विल नहीं है कि जी ये सब स्टैंडर्ड स्टील को बंद किया जाए, स्मगलिंग बंद की जाए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर में आपने छूट दी हुई है, सेल्स टैक्स की, ड्यूटी की, टैक्सेस की, खाम माल पे छूट दी हुई है और उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो आयद होती है कानून के हिसाब से वो वसूल नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी जैसी कंपनी जो कि पिछले साल 6.5 बिलियन रुपीस का टैक्सेस अदा करने के बाद और प्रोडक्शन मैक्सिमम करने के बाद और सेल्स भी मैक्सिमम करने के बाद हमने 1.8 बिलियन मतलब कि 180 करोड़ रुपए का हमने लॉस किया। वो क्यों किया? ये इसी की वजह से है कि चोर को बोलें चोरी करें और जो टैक्स पड़ता रहे जी उनको और भी टैक्स देना चाहिए। तो लिहाजा अगर क्या नाम है हुकूमत अपना किबला सही नहीं करेगी तो ये जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री ये वाकई क्या नाम है आगे नहीं चल पड़ेगी। अब्बास साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को टैक्स देने वाले सनतकार खसारे में हैं और इस तरह का कारोबार कैसे चल सकता है? एक तो ये सवाल है, प्लस हुकूमत से क्या डिमांड्स हैं आपकी? हम हुकूमत को ये तजवीज़ देते हैं कि जितने भी टैक्सेस है इंपोर्ट के ऊपर में, हमारे खाम माल के ऊपर में, उसको सब ज़ीरो किया जाए। अगर आज कर सकते हैं तो कल पे ना रखें, क्योंकि सरिया का दाम मसलसल बढ़ते चले जा रहा है। आज 117 और 120 रुपए किलो है, 1,20,000। लगता है कि आइंदा क्या नाम है आने वाले दिनों में 125 से भी क्रॉस कर जाएगा, 1,25,000 रुपये टन। क्यों कि खाम माल जो बाहर से आता था वो बहुत महंगा आ रहा है। दो वजूहत है, एक कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, दूसरा जो है जो कलेक्शन है वबा की वजह से वो कम हो रही है। बर्फ़बारी बहुत हो रही है, वबा है बाहर में, तो कलेक्शन बहुत कम हो रही है। ये स्क्रैप कोई जगह फैक्ट्री के अंदर में बनता नहीं है, ये कलेक्शन होता है। तो लिहाजा $400 मैं तो समझता हूँ कि 415 420 तक क्या नाम है प्राइस चली जाएगी और प्राइस ऑफ द स्टील बार और भी ऊंची चली जाएगी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ इमरान खान साहब को, हमाद अज़हर साहब को और FBR को ये और हफीज़ शेख साहब को ये सोचने के लिए कि जी जितनी भी ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं उसको ज़ीरो करें, ज़ीरो किया जाए। ठीक है अब्बास साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि हुकूमत ने तामीरात के शोबे के लिए जिन मराहत और स्कीमों का ऐलान किया है उससे स्टील की सनत को भी कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जो पैकेज दिया गया है बहुत अच्छा पैकेज है। मुबारकबाद मैं देता हूँ इमरान खान साहब को और PTI की हुकूमत को कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन और तामीरात के लिए बहुत अच्छा मौका दिया है और बहुत अच्छा पैकेज दिया है। बट प्रॉब्लम इसके अंदर में ये है
कि अभी फ़िलहाल पूरी सजावट के साथ नहीं हो रहा है, पूरी फोर्स के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, इसलिए कि ज़मीनों के मसले हैं, ज़मीनों के क्या नाम है कागजात बनेंगे, उसको सही तरीके से बैंकेबल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसमें टाइम लगता है। अभी तक कुछ काम ऑन द ग्राउंड हुआ नहीं है, सिवाय उक्का दुक्का बिल्डिंग के बजाय। कराची के अंदर में 300 एप्लीकेशंस पेंडिंग है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर में, सिर्फ 19 इमारत की इजाज़त दी गई है। अब देखिए कि अगर 300 बिल्डिंगें नहीं आएगी अगर 3-4 महीने तक तो जो मंसूबा है इमरान खान साहब का उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अब्बास अकबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सनतकार, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और कुछ मज़ीद डिमांड्स हैं उनकी हुकूमत से, और प्लस जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म करने का जो उन्होंने अपील की है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंच गई होंगी इस शो के थ्रू। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। इसके साथ ही हमारा वक्त जो है शो का वो भी ख़त्म हो गया है। अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी 2 दिन के बाद। वीकेंड आ चुका है, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।